नमस्कार साथियों, मैं आर के नायक आप सभी चाहने वालों का इस वीडियो क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि हमें भी पता चलता रहे कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर दोस्तों आप किसी एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी अगर ये मेरी वीडियो क्लास देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज का जो हम प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो सीरीज। अब दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित ये जो महत्वपूर्ण सीरीज चलेगी, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। और भारतीय राज्य व्यवस्था दोस्तों आप सबको पता है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तब भी आपको भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में पता होना चाहिए। आपके मौलिक अधिकार क्या है, आपके मौलिक कर्तव्य क्या है, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों, आप चाहे किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सोने पे सुहागा वाली बात है, और अगर किसी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तब भी दोस्तों आपके लिए ये क्लासें फायदेमंद साबित होने वाली है। क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है, जिस प्रकार लोकतंत्र में सरकार कैसे काम करती है, सरकारें कैसे बनती है, सरकारें कैसे गिरती है, उनके बारे में आप सबको पता होना चाहिए। और अगर पता नहीं है तो दोस्तों ये वीडियो श्रृंखला कंप्लीट होने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। दूसरी बात, अगर अच्छे से आपने ये क्लासें सुनी समझी तो दोस्तों आपका शोषण जिंदगी में कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता दोस्तों? क्योंकि इस वीडियो क्लासेज के माध्यम से हम हमारे मौलिक अधिकार उनके बारे में जानकारी लेंगे, और जब आपको मौलिक अधिकारों के बारे में पता होगा तो आपके मौलिक अधिकारों का हनन कोई नहीं कर सकता, और जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन कोई नहीं कर सकता इसका मतलब आपका शोषण भी कोई नहीं कर सकता। उसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, कुछ समझना भी पड़ेगा, नोट्स भी बनाने पड़ेंगे। तो दोस्तों आज हम ये जो सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं ये भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित है, और ये दोस्तों इसका सिर्फ मैं आप तक खाका प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इस संपूर्ण सीरीज के माध्यम से हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, ये जो श्रृंखला प्रारंभ होगी वो होगी दोस्तों आपकी 10-10-20 यानी दोस्तों 10 तारीख से ये क्लासें आपकी प्रारंभ होंगी 2020। और उसके बाद दोस्तों अगर आप किसी भी प्रकार का एग्जाम देते हो 21 के अंदर, या फिर दोस्तों कभी भी एग्जाम दे हो दोस्तों, जो संविधान में संशोधन होगा, जो करंट अफेयर से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे, उनसे संबंधित आपको क्लास मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों चाहे आप कभी भी एग्जाम में बैठने जा रहे हो, चाहे 2020, 21, 22, जब आपकी इच्छा हो तब बैठ जाना, लेकिन ये जो श्रृंखला है वो आपके लिए हमेशा हमेशा के लिए फायदेमंद साबित होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि दोस्तों संविधान में जो प्रावधान किए जा चुके हैं उनसे संबंधित जो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो भाग से संबंधित हो, चाहे अनुच्छेद से संबंधित हो, चाहे वो अनुसूचियों से संबंधित हो, आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि आने वाले समय में जो जो संविधान संशोधन होंगे उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको करंट अफेयर की जो क्लासें होगी उनके माध्यम से दे दी जाएगी। अब दोस्तों आपको क्या करना है, भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे। दूसरी बात, संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों आपको सोचना चाहिए कि हमें संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। अगर जरूरत पड़ी तो जो संविधान बनाया गया वो क्या जिस प्रकार बनाया गया था उसी प्रकार उसका जो लागू करने की प्रक्रिया है वो हो रही है, या फिर संविधान में जो प्रावधान किए गए थे, जो व्यवस्था की गई थी प्रत्येक
नागरिक के लिए, क्योंकि दोस्तों आप जब प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग का मतलब है दोस्तों एक गरीब व्यक्ति से लेकर के देश का राष्ट्रपति तक सिर्फ और सिर्फ क्या है, हम भारत के लोगों में शामिल है। अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, इस संविधान की जो क्लासें हैं उनको अच्छे से समझना होगा और जो चीजें आपको महत्वपूर्ण लगती है उनको नोट भी करते रहना है। साथ ही साथ दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगती है तो दूसरे के साथ में शेयर भी करना है, अपने जो भाई बहन तैयारी करने वाले हैं। अब दोस्तों क्यों बोल रहा हूँ ऐसा कि शेयर भी करना है, अगर दोस्तों कॉमेडी वाला मेरा ये चैनल होता, कॉमेडी के वीडियो डाल रहा होता तो मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहता। क्यों नहीं कहता, मुझे भी पता है जो कॉमेडी वगैरह है उसको अगर नहीं भी कहेंगे तब भी शेयर करेंगे कि चलो मैंने जो देखा है दूसरे को भी दिखाता हूं। लेकिन दोस्तों आप इस तरह की क्लास को एक बार शेयर करके देखिए, आपको कैसा अनुभव होगा। नंबर 1 बात कमेंट बॉक्स में लिखिए। दूसरी बात दोस्तों सच्चाई कड़वी होती है, आपको मैं बताता हूं। आप बोलेंगे कि ये क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको मैं सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देता हूं दोस्तों। शराब की दुकान पर आपको पता है कितनी लंबी लाइनें लगती है, किस प्रकार से जो बेवड़े होते हैं वो भटकते रहते हैं शराब के लिए। एक गांव के अंदर दोस्तों मान लेते हैं ये एक गांव है और यहाँ पर क्या है, बारात आई है, तो दोस्तों इन बारातियों को बताने की जरूरत नहीं है ठेका कहाँ पर है। वो जो पीने वाले हैं वो आधा घंटा बाद, बारात पहुंचने के आधा घंटा बाद उस ठेके पे मिलेंगे आपको, वो रास्ता खोज लेते हैं। और लेकिन दोस्तों बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, ये दुख की बात है कि एक दूध बेचने वाला घर घर जाता है और घर घर जा कर के उनकी बेल बजाता है और फिर उनको दूध देता है। लेकिन घर वाले क्या बोलते हैं, पैसे देंगे महीने के एंड में। ऐसा ही होता है। अगर नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे भी बताइए कि ऐसी कौन सी संस्था है, कौन सा राज्य है, कौन सा स्टेट, जिला या गांव है जहां पर इस प्रकार की प्रक्रियाएं नहीं हो रही है। अब दोस्तों यहाँ पर अगर दूध बेचने वाला घर घर भटक रहा है, इसका मतलब क्या है, मानसिकता हमारी क्या होनी चाहिए, जिसके पीछे हम भटक रहे हैं क्या वो सही है या फिर जिसके लिए जो घर पर आकर पहुंचा रहा है वो ठीक है, वो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लेकिन इस तरह की मैं बातें आपको क्यों कह रहा हूं, क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है जब भी संविधान में संशोधन होता है और जब संशोधन होता है और उस संशोधन से आप सबको पता है कि वो सभी के लिए समान रूप से नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं उसका बाद में कुछ न कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा है जिससे क्या होगा, देश की अर्थव्यवस्था पर या फिर दोस्तों सामाजिक जो व्यवस्था बनी हुई है उस पर कुछ न कुछ साइड इफेक्ट उसका जरूर रहा है। अगर नहीं होता तो दोस्तों किसी भी संशोधन का इतना विरोध नहीं होता। अब दोस्तों आपने देखा होगा समय समय पर जो सरकार संशोधन करती है संविधान के अंदर उसका विरोध आम आदमी करता है और उस आम आदमी की आवाज को दबा दिया जाता है। ऐसा दोस्तों लोकतंत्र में नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है और होता रहा है। और अगर जागरूक नहीं हुए अपने मौलिक अधिकारों को लेकर के तो ऐसा होता रहेगा। लेकिन दोस्तों हमें क्या करना है, अपने मुद्दे से भटकना नहीं है। हमें हमारा जो एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको कवर करना है और उसी प्रकार हमें क्या करना है, अपनी तैयारी करना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था में आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उस टॉपिक में मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे संविधान का विकास। अब दोस्तों भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ। अब दोस्तों संविधान कितने प्रकार के होते हैं, लिखित और अलिखित संविधान में क्या विशेष फर्क होता है वो भी हम देखेंगे। दूसरी बात दोस्तों आपको संविधान के विकास में संविधान कैसे बना और इस बनने की प्रक्रिया में कितना समय लगा। समय के साथ साथ दोस्तों हम वो चीजें देखेंगे जिसके माध्यम से भारतीय संविधान को बनाने में हमें मदद मिली या फिर जो संविधान निर्माता थे उनको बनाने में
मदद मिली। अब दोस्तों इसी कड़ी में सबसे पहले आपको पता है संविधान के विकास में हम क्या देखेंगे दोस्तों, अंग्रेजों का आगमन। अब जैसे जैसे अंग्रेजों का आगमन होता है उसके बाद में क्या प्रभाव पड़ता है वो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। संविधान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो एक आता है दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट ये एक पहला वो बीज का दाना मानो या फिर वो वृक्ष है जहां पर क्या हुआ दोस्तों, इस बीजारोपण से, इस वृक्षारोपण से जो 1773 में रोपा गया था अंग्रेजों के द्वारा, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे और धीरे धीरे ये दोस्तों किस प्रकार से आगे संविधान का निर्माण करने में सहायक सिद्ध हुए वो सब देखेंगे। 1773 के बाद में दोस्तों आपको पता है 1773 के बाद में आता है 1784 में क्या आता है दोस्तों, 1784 में ये आपका आता है दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट। अब दोस्तों ये पिट्स इंडिया एक्ट के बाद में आप सबको पता है दोस्तों 1813 का यहां पर बता देता हूं दोस्तों, ये है आपका चार्टर एक्ट है। उसके बाद में 1813 के बाद में कब आएगा दोस्तों, ये 1833 में, 33 के बाद में दोस्तों 1853 के अंदर, ये भी काफी महत्वपूर्ण है। अब 53 के बाद में दोस्तों क्या परिवर्तन होता है, यहां तक चार्टर अधिनियम, चार्टर एक्ट वगैरह। उसके बाद में क्या होता है दोस्तों 53 आते आते यहां पर क्या होता है दोस्तों 1857 बीच में आ जाता है। और 1857 दोस्तों क्यों महत्वपूर्ण है आप सबको पता है, क्योंकि 1857 के अंदर क्या होता है, एक नए युग का प्रारंभ होता है। और नए युग का प्रारंभ क्यों बोल रहा हूं दोस्तों, क्योंकि जब क्या होता है दोस्तों, कोई भी सरकार या फिर किसी भी प्रकार की व्यवस्था से जब प्रत्येक व्यक्ति असंतुष्ट हो जाता है या फिर अपना संतुलन उस संस्था के साथ में बनाने में असक्षम होता है, तो ऐसे स्थान पर क्या होता है दोस्तों, वहां पर होती है क्रांति, वहां पर होता है विद्रोह। और ऐसा ही हुआ। अंग्रेजों की जो नीतियां थी दोस्तों वो भारतीयों का किस प्रकार शोषण कर रहे थे इन नीतियों के माध्यम से। ऐसी स्थिति में क्या होता है दोस्तों 1857 के अंदर एक महत्वपूर्ण क्रांति होती है। और इस क्रांति के होने से पहले दोस्तों जितने भी एक्ट थे, जितने भी अधिनियम थे, उन सब के आगे सिर्फ एक ही लिखा रहता था। जैसे इसमें रेगुलेटिंग एक्ट, इसमें पिट्स इंडिया एक्ट भारतीयों के लिए बनाया गया, लेकिन इसमें भारत का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? अब दोस्तों आपको पता है 1858 में क्या होता है, 1857 की क्रांति के बाद जब अंग्रेज समझ गए कि अब हम भारतीयों का शोषण नहीं कर सकते, अगर कर भी सकते हैं तो उसके लिए हमें भारतीयों का साथ चाहिए। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों 1857 के बाद एक साल बाद 1858 के अंदर क्या होता है दोस्तों, कंपनी एक नियम बनाती है जो नियम कहलाता है भारत शासन अधिनियम 1858। अब दोस्तों इस प्रकार के ये जो अधिनियम चलते रहे और उसके बाद दोस्तों आपको पता है 1861 है, इसका भी काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है भारत के संविधान में। और इनमें क्या क्या प्रावधान किए जाते हैं भारतीयों के लिए वो सब दोस्तों हम इसी के माध्यम से देखेंगे। उसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे 1892। अब दोस्तों 1892 से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन किस किस प्रकार से पूछे जाते रहे हैं, आने वाले समय में पूछे जाने की जो संभावना है वो भी हम देखेंगे। उसके बाद में दोस्तों ऐसे तो बहुत सारे अधिनियम है, उन सब का हम जिक्र क्लास में करेंगे जब हम इसका विस्तार से वीडियो जब चलेगा उसमें देखेंगे। लेकिन दोस्तों इससे पहले एक महत्वपूर्ण बताता हूं दोस्तों, आपका जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा भारतीय संविधान में वो एक तो है दोस्तों भारत शासन अधिनियम
1919 का, और एक है दोस्तों 1935। ये दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है और इससे संबंधित एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम देखने वाले हैं। उसके बाद में दोस्तों किस प्रकार देश की स्वतंत्रता या फिर आजादी में किस किस का क्या क्या महत्वपूर्ण योगदान रहा वो भी हम दोस्तों इसी क्लास के माध्यम से देखेंगे। अब उसके बाद में दोस्तों जो कैबिनेट मिशन किस प्रकार से दोस्तों आगे की प्रक्रिया है वो हम सब इसी क्लास में देखेंगे, जो कि पहली क्लास होगी आपकी संविधान का विकास। अब दोस्तों ये सब तो हो जाएगा किसके माध्यम से, संविधान के विकास के माध्यम से। अब उसके बाद में हमें क्या पढ़ना होगा दोस्तों, वो हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। दूसरी जो क्लास होगी यानी सेकंड जो लेक्चर है वो रहेगा दोस्तों प्रस्तावना पर। प्रस्तावना एवं भारत का जो संविधान है उसकी विशेषताएं पढ़ेंगे। प्रस्तावना में क्या उल्लेख किया गया है या फिर प्रस्तावना से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार बन सकते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद में दोस्तों आप सबको पता है हम देखेंगे प्रस्तावना के बाद में संघ एवं राज्यों का पुनर्गठन। अब दोस्तों संघ एवं राज्यों का पुनर्गठन हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछे जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जब संघ और राज्यों का जो पुनर्गठन है इससे संबंधित आज तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं या फिर आने वाले समय में पूछे जाने की संभावना है उन सब को हम इसी के माध्यम से कवर करेंगे। उसके बाद में दोस्तों आपको पता है भारत एक राज्यों का संघ है और नए राज्य इसमें दोस्तों आजादी के बाद भी बने हैं और वर्तमान समय में भी दोस्तों कुछ राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाता है या फिर इस प्रकार का कोई भी अगर परिवर्तन होगा तो वो हम देखेंगे राज्यों के पुनर्गठन इसके माध्यम से। उसके बाद में दोस्तों आप यहां पर देखेंगे जो अब दोस्तों जो जो टॉपिक है वो आप यहां पर इसी प्रकार नोट कर लीजिए। यहां पर हम देखेंगे नागरिकता एवं इसके प्रकार। अब दोस्तों नागरिकता के प्रकार देखेंगे, नागरिकता क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले दोस्तों आप सबको पता है कि नागरिकता को समझने के लिए आपको संविधान की जानकारी होनी चाहिए। एक नागरिक होने के नाते आपको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं या फिर आपको नागरिक बनने के लिए क्या क्या जरूरी है, नागरिक कितने प्रकार के होते हैं और नागरिक होने के नाते आपका क्या दायित्व है राष्ट्र के प्रति। और उसके बाद में दोस्तों एक देश के नागरिक और एक आम नागरिक होता है उसमें क्या अंतर है। आम नागरिक का मतलब यहाँ पर है दोस्तों नागरिकता तो होगी दोस्तों हमारी राष्ट्रीयता, और आम आदमी जो विदेशी है उस के आधार पर हम समझेंगे कि भारतीय संविधान में विदेशी के लिए और अपना जो देशी है या फिर अपना जो स्थायी व्यक्ति है यहाँ जो रहता है उसके लिए किस प्रकार का संविधान में प्रावधान किया गया है, ये सब चीजें देखेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे मौलिक अधिकार। अब दोस्तों यहाँ पर मौलिक अधिकार ये एग्जाम की दृष्टि से जितना महत्वपूर्ण है उससे कई गुना ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसके अंदर मौलिक अधिकार पढ़ने के बाद में आपको बहुत सारे अपने जो अधिकार हैं उनके बारे में पता चलेगा। अब दोस्तों ये सब देखने के बाद में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व देखेंगे। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के साथ साथ दोस्तों हम इससे संबंधित जुड़े हुए क्वेश्चन पर भी नजर डालेंगे। और अब दोस्तों नागरिकता में भी जितने भी अब तक संशोधन हुए हैं उनको भी देखेंगे और उनके साथ साथ दोस्तों नागरिकता किस प्रकार समाप्त हो सकती है और किस प्रकार नागरिकता किसी राष्ट्र की ली जाती है
यानी नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं वो मैं आपको इन्हीं क्लास के माध्यम से बताऊंगा। उसके बाद में दोस्तों आप यहां पर देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्व कितने महत्वपूर्ण है और इनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं वो देखेंगे। मूल कर्तव्य क्या है, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हम लेने वाले हैं। मूल कर्तव्यों के बाद में दोस्तों संघ की कार्यपालिका आती है। अब दोस्तों संघ की कार्यपालिका एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस कार्यपालिका के बारे में दोस्तों हम क्या देखेंगे, जब संघ की कार्यपालिका पढ़ेंगे तो दोस्तों इसी में हम पढ़ेंगे संसद को भी पढ़ेंगे, लोकसभा को पढ़ेंगे, राज्यसभा को पढ़ेंगे। अब दोस्तों इसी कार्यपालिका में आपके संसद से संबंधित बनने वाले प्रत्येक क्वेश्चन और संसद किस प्रकार कार्य करती है और संसद में जो सरकार का गठन होता है कैसे होता है वो सब चीजें इसी के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर सरकारों के प्रकार के बाद में दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। अब दोस्तों जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगी, सरकार का गठन कैसे होता है और उनके साथ में दोस्तों संघ की जो कार्यपालिका और उसके बाद में दोस्तों ये सब समझने के बाद में आपकी भारतीय राज व्यवस्था से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए वो आपको मिल जाएगी। और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, संघ की व्यवस्थापिका। अब दोस्तों व्यवस्थापिका भी कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए वो हम इसी क्लास के माध्यम से देखेंगे। इस व्यवस्थापिका में दोस्तों यहाँ पर हम संघ की और राज्य की दोनों व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हम लेने वाले हैं। उसके बाद में दोस्तों आप यहां पर देखिए राज्य की कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। उसके साथ ही दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध है उसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे, क्योंकि दोस्तों कभी कभी एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में भी नदी जल विवाद या फिर किसी भी प्रकार का विवाद होता है, उसको लेकर जो महत्वपूर्ण आयोग बने हुए हैं और उससे संबंधित क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं उनसे संबंधित भी हम जानकारी लेने वाले हैं। उसके बाद में दोस्तों हम क्या देखेंगे कि कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जो राज्य है उन राज्यों का केंद्र के साथ में क्या है दोस्तों संबंध बिगड़ जाता है। क्यों बिगड़ जाता है वो बताऊंगा दोस्तों मैं आपको विस्तार से करंट अफेयर को मद्देनजर रखते हुए। उसके बाद में दोस्तों आप यहां पर देखिए राजनीतिक दल और प्रणाली। अब दोस्तों राजनीतिक दल जो है उनके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे, साथ ही दोस्तों जो दल बदलू होते हैं उनके बारे में भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी और इनसे संबंधित क्या क्या प्रावधान किया गया है। साथ ही दोस्तों हम क्या देखेंगे यहाँ पर इनकी जो निर्वाचन की प्रक्रिया है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग। अब दोस्तों जितने भी आयोग बने हुए हैं उनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। साथ ही दोस्तों आप सबको पता है संघ लोक सेवा आयोग का क्या महत्वपूर्ण कार्य होता है और राज्य लोक सेवा आयोग का क्या महत्वपूर्ण कार्य होता है, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हम लेने वाले हैं। तो ये तो रहा दोस्तों आपका रोड मैप इन 15 चैप्टर का। तो ये दोस्तों 15 चैप्टर और उसके बाद में दोस्तों इधर चलते हैं, यहाँ पर आता है दोस्तों 16 नंबर पे आपातकाल। अब दोस्तों आपात उपबंध से संबंधित आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी। किस किस संविधान के किस अनुच्छेद में और कौन कौन से अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें आपातकाल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। साथ ही दोस्तों हम देखेंगे आपातकाल की स्थिति में हमारे कौन कौन से मौलिक जो अधिकार है, मूल अधिकार है, वो कौन कौन से स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों इस आपातकाल
को लगाने की क्या प्रक्रिया होती है और अब तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगा है या फिर दोस्तों राष्ट्रपति शासन लगा है, इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। इसी के माध्यम से दोस्तों एक जानकारी लेंगे हम वित्तीय आपातकाल से संबंधित, उसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, वो सब जानकारी दोस्तों आपको यहाँ पर आपात उपबंध से संबंधित जो क्लास रहेगी उसमें जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हैं जनमत निर्माण, इसके बारे में जानकारी लेंगे। स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी लेंगे। अब दोस्तों स्थानीय स्वशासन से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में किस किस टाइप से पूछे जाते हैं वो यहाँ पर हम देखेंगे। और साथ ही दोस्तों स्थानीय स्वशासन के अंदर हम क्या करेंगे दोस्तों, ग्राम पंचायत और ग्राम न्यायालय क्या होते हैं। साथ ही दोस्तों ग्राम पंचायत के साथ साथ में हम क्या देखेंगे, जो ई व्यवस्था यानी दोस्तों जो ई न्यायालय है उससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। अब दोस्तों ई न्यायालय में मतलब हो गया यहाँ पर ई पंचायतें जो होती है उससे संबंधित, वो संपूर्ण जानकारी आपको दोस्तों इसी में मिलेगी स्थानीय स्वशासन की क्लास में। उसके बाद में दोस्तों आप सबको पता है चुनाव आयोग से संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको चुनाव आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी, इससे संबंधित क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछा जाता है। उसके बाद में दोस्तों जब चुनाव की बात आती है तो आपको पता है खर्चे का तो सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है और उसी के बारे में दोस्तों यहाँ पर जानकारी लेंगे। चुनाव आयोग के साथ में वित्त से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे ये है आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर ही इसी के साथ में हम क्या करेंगे, अन्य जो आयोग बने हुए हैं उनसे संबंधित भी महत्वपूर्ण जानकारी ले लेंगे। साथ ही दोस्तों आपको पता है वस्तु एवं सेवा कर परिषद के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे, क्योंकि दोस्तों जीएसटी से संबंधित भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर न्यायपालिका। अब दोस्तों न्यायपालिका सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्यों होती है उसके बारे में दोस्तों हम जानकारी लेने वाले हैं। साथ ही दोस्तों इसी सीरीज के माध्यम से हम पढ़ेंगे महान्यायवादी के बारे में और महाधिवक्ता के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों हम क्या जानकारी लेंगे, यहाँ पर आएगा दोस्तों आपका ये 24 नंबर क्लास और इसमें हम देखेंगे दोस्तों नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के बारे में जानकारी लेंगे और एग्जाम में क्वेश्चन अब तक किस किस प्रकार पूछे गए हैं वो भी जानकारी लेंगे। संविधान संशोधन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों और आए दिन जितने भी एग्जाम होते हैं संविधान संशोधन कितने हुए हैं, अब तक कौन कौन से महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है जिन्होंने संविधान में बहुत बड़ा बदलाव किया है उनको भी हम पढ़ेंगे। तो इसलिए दोस्तों ये संविधान संशोधन से संबंधित काफी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए रहने वाली है एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे सूचना आयोग के बारे में जानकारी लेंगे, नीति आयोग के बारे में जानकारी लेंगे दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ेंगे लोकपाल एवं लोकायुक्त, ये भी दोस्तों काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद में हम देखेंगे यहाँ पर केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और ब्यूरो के बाद में दोस्तों हम देखेंगे संवैधानिक जागरूकता। अब दोस्तों संवैधानिक जागरूकता क्यों जरूरी है ये दोस्तों यहाँ पर आखिरी में रखा गया है। क्यों रखा गया है संवैधानिक जागरूकता, जब तक दोस्तों आपको मूल अधिकार के बारे में पता नहीं होगा, मूल कर्तव्य के बारे में पता नहीं होगा, नागरिकता के बारे में अगर आपको पता नहीं होगा तो दोस्तों आप जागरूक नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है आपका मूल अधिकार क्या है, आपके मौलिक अधिकार कितने हैं, किस प्रकार से उस मूल अधिकार को निलंबित या फिर दोस्तों निलंबित किया जा सकता है, वो अगर आपको पता नहीं होगा तो दोस्तों आप
जागरूक नहीं कहलाएंगे। अब दोस्तों जागरूकता लाने के लिए आपको संविधान की जानकारी होनी चाहिए। इसलिए दोस्तों ये जो वीडियो सीरीज रहेगी एग्जाम देने वाले विद्यार्थियों के लिए तो दोस्तों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि दोस्तों अब तक जितने भी एग्जाम रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम ले लो या फिर स्टेट पीसीएस का एग्जाम या फिर दोस्तों किसी भी स्टेट में जो भी एग्जाम होता है, चाहे वो पुलिस का हो, उसमें दोस्तों लगभग ये मान के चलिए 100 नंबर का अगर पेपर है तो उसमें 20 नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित। अब दोस्तों आप बोलेंगे मैं तो बंगाल का हूं, मैं तो पंजाब का हूं, मैं हरियाणा का हूं, मैं राजस्थान का हूं, मैं यूपी का हूं, मैं वहां का हूं। कोई फर्क नहीं पड़ता है दोस्तों, जो संविधान में प्रावधान किए गए हैं। अब दोस्तों आप राज्य का एग्जाम दे रहे हैं तो क्या आपातकाल से संबंधित प्रावधान आपके लिए अलग से है? क्या सर्वोच्च न्यायालय जब न्यायपालिका आप पढ़ेंगे तो क्या आपके लिए अलग से न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है? हाँ, यहाँ पर राष्ट्रपति के स्थान पर हो सकता है आप अपने राज्य का जो राज्यपाल होगा उसके बारे में थोड़ी बहुत अधिक जानकारी रख सकते हैं, लेकिन आपको इन सब के बारे में जानकारी लिए बगैर आप इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था को नहीं समझ सकते। इसलिए दोस्तों आपको भारतीय राज्य व्यवस्था यानी राजनीति विज्ञान कहें इसको या फिर दोस्तों संविधान कहें, इसको अच्छे से पढ़ेंगे। और पढ़ने के बाद में दोस्तों मैंने यहाँ पर आपको टोटल कितने 31 चैप्टर बताए हैं। अब दोस्तों 31 चैप्टर ये रहेंगे और प्लस दोस्तों इसमें 4 महत्वपूर्ण चैप्टर रखे जाएंगे जो करंट अफेयर से संबंधित होगा। ये आपके 35 क्लास होगी टोटल। अब दोस्तों टोटल 35 क्लास होगी और लगभग दोस्तों अगर देखा जाए तो ये आपका 80 से 100 घंटे की क्लास रहने वाली है। अब दोस्तों 80 से 100 घंटे की क्लास अगर आपने अटेंड कर ली, ये सीक्वेंस वाइज जैसे जैसे मैंने बताया है प्रत्येक टॉपिक को अगर कवर कर लिया, नोट्स बना लिया, तो दोस्तों मैं वादे के साथ कहता हूं आपका किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। साथ ही दोस्तों आप कौन सी सरकार चुनेंगे, किस प्रकार के व्यक्ति को चुनेंगे, वो सब समझ आपको इस क्लास के माध्यम से प्राप्त होगी। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, जो कि कब होगी आपकी, वो होगी प्रारंभ दोस्तों 10/10/20 से, यानी दोस्तों 10 तारीख से आपकी क्लासें शुरू होगी और इन्हीं क्लासों के माध्यम से आप अपने भविष्य की नींव रखने वाले हैं। अब दोस्तों आपको क्या करना है, इस वीडियो को अगर पसंद आता है तो अपने भाइयों के साथ में शेयर कर देना है। जो भी बहनें पढ़ने वाली है उन तक इस वीडियो को शेयर कर देना है। बाकी दोस्तों आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर लेना हो तो। अगर नहीं लेना है तो दोस्तों मैं आशा करता हूं ये 31 टॉपिक आप अपनी नोटबुक में, आपको मैं समय देता हूं, अभी आपके पास में 2 दिन का समय है। अब 2 दिन में आपको क्या करना है, 2 दिन में भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण जो बिंदु मैंने बताए हैं उनको अपनी एक नोटबुक में लिख लेने हैं। कितने बिंदु बताए हैं दोस्तों, टोटल 31 बिंदु बताए हैं। अब दोस्तों बाकी छोटे मोटे जो बिंदु रहेंगे उनको हम इन्हीं में कवर कर लेंगे। लेकिन आपको क्या करना है दोस्तों, कभी भी क्लास मिस नहीं करनी है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, जिस दिन क्लास होती है उसी दिन उस क्लास को पढ़ना है। उससे संबंधित जो मैं क्वेश्चन टेलीग्राम चैनल पर आपको दूंगा उनको हल करना है और अपनी कॉपी अगर हो सके तो सबमिट कर देना चैनल पे, और अगर नहीं चाहते तो कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप ये पूरी क्लास कंप्लीट होने के बाद में आप जिस भी एग्जाम में जाएंगे तो अगर पॉलिटी से संबंधित दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके गलत नहीं होगा।
अब दोस्तों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि किस प्रकार भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन बनाए जाते हैं पेपर में, और उसी के आधार पर आपको ये सिलेबस कवर किया जाएगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और अपने दूसरे साथियों तक जरूर पहुंचाएंगे। मिलते हैं एक अगली नई क्लास के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।